हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 29 नवंबर 2024 और 29 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का पूरा क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है 2024 के लिए FABA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the FABA Lifetime Achievement Award for 2024? फर्स्ट ऑप्शन है रघुराम राजन जी को, सेकेंड ऑप्शन है अंशुला कान को, थर्ड ऑप्शन है गीता गोपीनाथ को, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 2024 के लिए FABA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रमुख सलाहकार डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को 2024 के लिए अपने प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। यह सम्मान हैदराबाद विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस में प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर स्वामीनाथन का विशिष्ट करियर वैश्विक स्वास्थ्य, विशेष रूप से तपेदिक टीबी अनुसंधान में उनके असाधारण योगदान और कोविड-19 महामारी के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट नोएडा ने अगले 5 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल स्वास्थ्य और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में अग्रणी अनुसंधान के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Samsung R&D Institute Noida has signed MOU with which IIT to pursue frontier research in artificial intelligence, digital health and other emerging technologies over the next 5 years. फर्स्ट ऑप्शन है IIT धनबाद, सेकेंड ऑप्शन है IIT दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है IIT कानपुर, फोर्थ ऑप्शन है IIT बॉम्बे। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उद्योग अकादमिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट नोएडा ने प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, डिजिटल स्वास्थ्य और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में अग्रणी अनुसंधान करना है। इस सहयोग का उद्देश्य अकादमिक शोध और उद्योग प्रथाओं के बीच की खाई को पाटना है, जिससे IIT बॉम्बे के छात्रों को व्यवहारिक अनुभव और अत्याधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी मिलेगी। यह सैमसंग इंजीनियरों को IIT बॉम्बे के संकाय द्वारा उभरते क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण और प्रमाणन प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने विनोद कुमार को किस बैंक के प्रबंध निदेशक के पद के लिए सिफारिश की है? In November 2024, the Financial Services Institution Bureau has recommended Vinod Kumar for the post of Managing Director of which bank? फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है कैनरा बैंक, थर्ड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक या फोर्थ ऑप्शन है यूको बैंक। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स। नवंबर 2024 में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने विनोद कुमार को किस बैंक के प्रबंध निदेशक के पद के लिए सिफारिश की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन बैंक। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने चेन्नई स्थित इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक के पद के लिए विनोद कुमार की सिफारिश की है। पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्यरत कुमार अगले महीने सेवानिवृत्त होने पर एस.एल. जैन का स्थान लेंगे। इससे पहले अप्रैल में ब्यूरो ने इस पद के लिए आशीष पांडे का चयन किया था, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके नाम पर कुछ आपत्ति जताई थी। इसीलिए ब्यूरो ने पांडे की जगह नए व्यक्ति को चुनने के लिए फिर से साक्षात्कार आयोजित किया। एफएसआईबी की सिफारिश पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बाकू में COP29 शिखर सम्मेलन में देशों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में गरीब देशों की मदद के लिए प्रति वर्ष कितने $USD के वैश्विक वित्त लक्ष्य को अपनाया है? Countries at the COP29 summit in Baku adopted a year global finance target to help poorer nations cope with impacts of climate change. फर्स्ट ऑप्शन है $100 billion, सेकेंड ऑप्शन है $200 billion, थर्ड ऑप्शन है $300 billion या फोर्थ ऑप्शन है $400 billion। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स। बाकू में COP29 शिखर सम्मेलन में देशों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में गरीब देशों की मदद के लिए प्रति वर्ष कितने $USD के वैश्विक वित्त लक्ष्य को अपनाया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, $300 billion को। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बाकू में आयोजित COP29 शिखर सम्मेलन में देशों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में गरीब देशों की सहायता के लिए प्रतिवर्ष $300 बिलियन के वैश्विक वित्त पोषण लक्ष्य को अपनाया है। अजरबैजान की राजधानी में 2 सप्ताह तक चले सम्मेलन में अतिरिक्त समय में हुए इस समझौते का उद्देश्य इस वर्ष में वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को गति प्रदान करना था, जो अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के रंग भवन सभागार में लैंगिक हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव की के तीसरे संस्करण की शुरुआत की। इस अभियान का नारा क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान हैज लॉन्च द थर्ड एडिशन ऑफ नई चेतना पहल बदलाव की एक नेशनल कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस इन रंग भवन ऑडिटोरियम, न्यू दिल्ली। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ दिस कैंपेन? फर्स्ट ऑप्शन है नया युग नया नारी,
सेकंड ऑप्शन है एक आवाज हिंसा के खिलाफ। थर्ड ऑप्शन है एक नारी सब पर भारी। फोर्थ ऑप्शन है एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के रंग भवन सभागार में लैंगिक हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव की के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित 1 महीने तक चलने वाला अभियान 23 दिसंबर 2024 तक सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली इन नवंबर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है जगदीप धनखड़ ने, सेकेंड ऑप्शन है अमित शाह ने, थर्ड ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान ने, फोर्थ ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन एवं आम सभा का आयोजन भारत में किया गया। इस अवसर पर श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। वैश्विक सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा ICA और भारत सरकार तथा भारतीय सहकारी कंपनियों अमूल और क्रभगो के सहयोग से किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किस विश्वविद्यालय में किया गया? इन नवंबर 2024 इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड एट विच यूनिवर्सिटी बाय लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेकेंड ऑप्शन है MIT यूनिवर्सिटी नोएडा, थर्ड ऑप्शन है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किस विश्वविद्यालय में किया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। यह संग्रहालय वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों की हमारे संविधान में परिचित कराएगा कि इसे कैसे तैयार किया गया और उस समय क्या चर्चाएं और बहसें हुई। उल्लेखनीय है कि संग्रहालय का उद्देश्य संविधान के आवश्यक तत्वों और प्रमुख प्रावधानों का गहन और रोचक अन्वेषण करना है
ताकि नागरिक जान सकें कि इसके मूल्यों और आदर्शों ने राष्ट्र को किस प्रकार आकार दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में लेखक उपमन्यु चटर्जी को उनकी पुस्तक लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है। रिसेंटली द राइटर उपमन्यु चटर्जी हैज बीन अवॉर्डेड विच अवार्ड फॉर हिज बुक लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। फर्स्ट ऑप्शन है JCB प्राइज, सेकेंड ऑप्शन है साहित्य अकादमी अवार्ड, थर्ड ऑप्शन है व्यास सम्मान, फोर्थ ऑप्शन है सरस्वती सम्मान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर A JCB प्राइज। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लेखक उपमन्यु चटर्जी ने अपनी पुस्तक लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए साहित्य का JCB पुरस्कार जीता है। स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित चटर्जी की पुस्तक एक युवा इटालियन व्यक्ति की कहानी है जो एक दुर्घटना के बाद आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू करता है, लेकिन बाद में इसे उस मार्ग की समानताओं का पता चलता है। चटर्जी को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और दिल्ली के कलाकार जोड़ी ठुकराल और तगरा द्वारा बनाई गई मिरर मेल्टिंग नामक ट्रॉफी प्रदान की गई। वर्ष 2018 में स्थापित यह पुरस्कार किसी भारतीय लेखक की विशिष्ट कृति को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच इंडियन पर्सनैलिटी वॉज ऑनर्ड विथ द डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग JR ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट इन नवंबर 2024। फर्स्ट ऑप्शन है रतन टाटा, सेकेंड ऑप्शन है सोनम वांगचुक, थर्ड ऑप्शन है राहुल गांधी, फोर्थ ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। बताइएगा फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर D नरेंद्र मोदी जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नवगठित गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज का मैरीलैंड के सिलगोस्वेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करना और उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। समावेशी विकास और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए उनके प्रयासों को मान्यता देते हुए वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और AIAM ने संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में फेंगल नामक इस संभावित चक्रवात बन रहा है। चक्रवात का नाम फेंगल किस देश ने सुझाया है? A potential cyclone named Fengal is forming in the Bay of Bengal. According to the India Meteorological Department, the cyclone name Fengal is suggested by which country? फर्स्ट ऑप्शन है ओमान, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन है सऊदी अरबिया। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, चक्रवात का नाम फेंगल किस देश ने सुझाया है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सऊदी अरब द्वारा सुझाया गया फेंगल नामक संभावित चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। यह तमिलनाडु और फिर श्रीलंका की ओर बढ़ेगा। हालांकि सबसे अधिक संभावना यह है कि यह जमीन को पार करने से पहले ही कमजोर पड़ जाएगा। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार संभावित चक्रवात फेंगल का उड़ीसा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह चक्रवात दाना के बाद आया है, जिसने अक्टूबर 2024 में उड़ीसा को बुरी तरह प्रभावित किया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।